संकल्प से सिद्धि के लिए हमने लिए हैं 5 प्रण। विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति। करें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व। एकता और एकजुटता, हम में रहे कर्तव्य की भावना। अब दृष्टि है वर्ष 2047 पर। क्षितिज पर 2047 का सूर्य प्रकाशित कर रहा है विश्व को भारत की विश्व शक्ति किरणों से। विश्व शक्ति पर सामरिक नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक, औद्योगिक, आध्यात्मिक। हमारा लक्ष्य है विश्व शांति और भारतीय जनता की सुख समृद्धि। हमारे विश्व कुटुंब के लिए ये हो सकता है, हो के रहेगा।
वर्ष 2047 हम आ रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता को इन कलाकारों द्वारा यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत किया। The appreciation of the spectators palpable as they give them a loud and long applause. A kaleidoscope of color, music, classical dance traditions, contemporary and modern dance styles, a huge expansive canvas of cultural pageantry being displayed, Vande Bharatam. As we move towards the culmination of the parade, we now await the grand spectacle. The motorcycle riders who will display their acrobatic skills on the ground, and then the grand finale where we will see the aerobatic skills in the sky of the Indian Air Force. The excitement really palpable here as we strain our eyes to the left of the saluting base to see the first rider of the combined women's contingent of the SSB, CRPF and BSF for the first time on Kartavya Path. The debut of this year's Republic Day Parade. The riders have obviously been training for a very long time to display their skills here. The crowd's restless because they know that they have to be alert to the riders who will flash by. We have the invited guests from various states and union territories, dressed in their traditional attire, also witnessing this historical parade. Paying attention to what is going on the ground, President Macron, Prime Minister Modi, all watching. The riders of this combined contingent, all women, and we can now see their headlights on as they are approaching the saluting dais. They are a determined, mentally alert and physically fit group with unmatched courage, stamina and precision in handling their moving vehicles. It's indeed creditable to them that they not only have to maintain speeds, maintain a balance, and also complete their maneuvers in the stipulated time, but also have to be alert to any untoward event that might take place. And they do this ensuring that it is done efficiently and in complete safety. Assistant Commandant Seema Nag of the team, right in front on the motorcycle as she salutes. सहायक कमांडेंट सीमा नाग अभिवादन फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए शौर्य और संतुलन की मिसाल पेश करते हुए, और यह लक्ष्यता फॉर्मेशन सीआरपीएफ की सशस्त्र महिला कार्मिकों का, जिसमें रीता बिस्ट कांस्टेबल के साथ 8 महिला कार्मिक शामिल वर्सटैलिटी का प्रदर्शन करते हुए इसके ठीक पीछे सर्वत्र सुरक्षा सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी की महिला कार्मिक। पर महिलाएं जब इसमें आगे बढ़ें तो ये तस्वीरें और भी शानदार हो जाती हैं, क्योंकि कर्तव्य पथ से आज भारत ये दिखा रहा है कि महिलाएं अब सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं ने परचम लहराया है, और उसी परचम का, नारी शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण, एक बेहतरीन तालमेल आप देख सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं कर्तव्य पथ पर, ये एक के बाद एक ऐसा हुनर महिलाओं में खासकर जब देखने को मिले तो ये और भी गौरवान्वित करता है भारत को, और भारत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ने वाली ये तस्वीरें हैं। महामहिम इन महिला हुनरबाजों को सलाम करती हुई
बिल्कुल, और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं गर्व का पल है आज भारतवासियों के लिए। महिला सशक्तिकरण कर्तव्य पथ पर देखा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद उठकर इन्हें सलाम कर रही हैं और जिस तरह से लयबद्ध तरीके से महिला राइडर्स ने ये पूरी तैयारी की है और अब कर्तव्य पथ पर जिस तरह से कर्तव्य दिखा रही हैं, कहीं ना कहीं गौरव का ये पल है। और आज कोशिश की गई है कि नारी शक्ति को यहाँ पर दिखाया जाए। हालांकि नारी शक्ति और सैन्य शक्ति जिस तरह से गणतंत्र दिवस की थीम रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्राउड मोमेंट है, गौरव का पल है। लयबद्ध तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से महिला राइडर्स ने यहाँ पर ये देखिए कर्तव्य दिखाते हुए महिला राइडर्स, और कहीं भी कोऑर्डिनेशन टूट नहीं रहा है। अपने आप में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जब ये महिला राइडर्स कर्तव्य पथ पर पहुंची हैं, उसके बाद ये देखिए क्या ये जिस तरह से पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ती हुई कहीं ना कहीं ये पथ आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है और महिला राइडर्स के कर्तव्य लोगों को चौंका रहे हैं और महिला शक्ति को दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ से, और ये देखिए एक और कोऑर्डिनेशन के साथ ये टुकड़ी आगे बढ़ती हुई बाइक के ऊपर सीढ़ी रखी हुई है और उसके बाद सलामी देते हुए ये महिला राइडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनकी सलामी ले रही हैं। और ये देखिए कर्तव्य में कहीं पीछे नहीं है, किस तरह से तालमेल बिठाया गया होगा, किस तरह से ये सालों का अनुभव होता है तब जाकर ये लयबद्ध तरीके से जो संरचना है वो देखी जा सकती है कर्तव्य पथ पर। और ये देखिए एक और राइडर टुकड़ी निकली हुई है, लोगों में खासा उत्साह। ये पूरा दृश्य देखकर महिला शक्ति अपना परचम लहराते हुए कर्तव्य पथ पर। तो महिला सशक्तिकरण का मंत्र जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था वो अब स्पष्ट तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ से। ये देखिए चंद्रयान हाथों में लिए और ये बड़ी उपलब्धि देश के लिए आज जिस तरह से भारत ने अपने कदम चंद्र पर रखे हैं चंद्रयान के जरिए, और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं अपने आप में एक गौरव का पल है सभी के लिए। महिला राइडर्स की मेहनत, ये कोऑर्डिनेशन, ये बेहतर तालमेल आप कर्तव्य पथ पर देख सकते हैं। लोगों का हुजूम जो यहाँ पर मौजूद है वो इस पल का साक्षी बन रहा है और जो महिला सशक्तिकरण है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे वो सिर्फ बात ही नहीं थी, ये तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि आज महिला किस तरह से प्राथमिकता के तौर पर यहाँ पर आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं और उनकी लय में घर भी संभालना है और बाहर भी जिस तरह से उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, ये अपने आप में कह सकते हैं इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो दो मोर्चे पर भारतीय महिला सवार, और ये देखिए विशेष टुकड़ी, ये राइडर्स किस तरह से यहाँ पर भारत का झंडा लेकर आगे बढ़ते हुए। बात करते हैं और तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढ़ी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, प्रोफेसर करोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोढ़ी साहब सबसे पहले आपके पास आएंगे और ये तस्वीरें जो कर्तव्य पथ से भारत समेत पूरा विश्व देख रहा है, कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं आप? आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैलेस के साथ हूं। सबसे पहले मैं आपको, न्यूज इंडिया के सारे कर्मचारियों को, भारत के नागरिकों को और एनआरआई को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। ये जो हमने भव्य दृश्य अभी देखा, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि बचपन से मैं सोचता आया था कि कब वो दिन आएगा जब भारत एक महाशक्ति बनेगा, और आज मेरे को गर्व होते हुए कहता है आपके न्यूज चैनल पे कि हम महाशक्ति बन चुके हैं। बेशक हमें औपचारिक तरीके से महाशक्ति का दर्जा ना दिया गया हो, लेकिन हम किसी भी लिहाज से महाशक्ति से कम नहीं है। और इसके बारे में मैं 2 घंटे बोल सकता हूं, लेकिन क्योंकि समय की कमी है, मैं इतना बताना चाहूंगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत की इज्जत है, जो हर देश भारत को मान सम्मान दे रहा है, ये वाकई में दिखाता है कि हम एक महाशक्ति बन के उभर चुके हैं। और जिस तरह से हमने ये भव्य परेड देखी, नारी शक्ति के बारे में हमने देखा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से 20-25 साल पहले
शायद ही किसी ने सोचा होगा कि महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ाएंगी, युद्ध पोत को कमांड करेंगी, इतना अच्छा मोटरसाइकिल डिस्प्ले करेंगी। लेकिन देखिए 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नारी शक्ति का नारा दिया और उसको पूरी देश ने अमल किया, आज इतना अच्छा लग रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पूरे जीवन काल में अगर सबसे अच्छा रिपब्लिक डे परेड मेरे को एक चुनना पड़े, वैसे तो सारे अच्छे हैं, लेकिन अगर एक मेरे को चुनना पड़े तो मैं आज इस रिपब्लिक डे को चुनूंगा कि ये सबसे अच्छा है और ये भारत की इतनी महाशक्ति को दिखाता है कि आज हर भारतीय नागरिक और एनआरआई बहुत गर्व और गौरव महसूस कर रहा होगा। और हमारे साथ प्रोफेसर किरोड़ी सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार है। किरोड़ी सिंह जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आज जिस तरह से हमने कर्तव्य पथ पर देखा कि फ्रांस की सेना भी यहाँ पर कर्तव्य पथ पर अपना जलवा दिखा रही थी और भारतीय सेना के साथ कदम ताल करते हुए हमने देखा, क्या कुछ संदेश ये? सबसे पहले तो मैं सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद कहना चाहूँगा। इसके बाद जो आपने सवाल पूछा कि फ्रांस और भारत के सहयोग और जो मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं उसका क्या अर्थ होता है और फ्रांस को ही हमने क्यों इनवाइट किया और बहुत से देश थे। फ्रांस भारत का सबसे अच्छा मित्र है और सुरक्षा की दृष्टि से रशिया के बाद में दूसरा ऐसा देश है जिससे हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं सैनिक साजो सामान। और इससे जब फ्रांस से और फ्रांस के थ्रू यूरोप में ये मैसेज जाएगा, क्योंकि यूरोप में फ्रांस सबसे बड़ा देश है यूरोपियन यूनियन का, जो यूरोपियन यूनियन के 27 देशों को नेतृत्व देता है, यूरोपियन यूनियन का नेतृत्व दे रहा है। और भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ लंबे समय से चल रहा है, बातचीत चल रही है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो फ्रांस बहुत बड़ा सहायक हो सकता है। एक तो वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, दूसरा फ्रांस का जो समाज रहा है वो दार्शनिक दृष्टि से यूरोप के सभी देशों में से ज्यादा गहन रहा है। जैसे भारत दार्शनिक दृष्टि से पूरे दुनिया को नेतृत्व देता रहा अतीत काल में, लगभग फ्रांस का भी दार्शनिक गहराइयां उतनी ही ज्यादा फ्रांस में रही हैं। तो दोनों समाजों में जो गहराई है अगर उनको मिला दिया जाए, उनकी ऊर्जा एक साथ कर दी जाए तो वो दुनिया की बहुत सी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तो फ्रांस और भारत केवल सुरक्षा की दृष्टि से या सैनिक दृष्टि से नहीं, सांस्कृतिक दृष्टि से, मानवीय दृष्टि से भी एक दूसरे के साथ मिलकर पूरी दुनिया के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए भारत और फ्रांस का 25 साल पहले स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुआ था और उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत पिछली साल जब 25 साल हुए और भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांस का विजिट किया तो उसमें 3 डायमेंशंस बताई जिसमें सहयोग हो सकता है। एक सहयोग है सुरक्षा और संप्रभुता को लेके, दूसरा सहयोग है पूरे प्लानेट को लेके, पूरे विश्व को लेके, और तीसरा है जन सामान्य को लेके दोनों ही देशों में। और उन्हीं को आगे बढ़ाने का प्रयास भारत और फ्रांस करेंगे। एक अन्य बात जो फ्रांस को लेके महत्वपूर्ण है, वो फ्रांस और भारत एक तरह के किसी भी ध्रुवीकरण के पक्ष में नहीं रहे। यद्यपि जब शीत युद्ध का युग था तो फ्रांस गुटनिरपेक्ष देशों का में सदस्य नहीं था, लेकिन वो भारत के साथ इसके पक्ष में था कि दुनिया को विभाजित करके इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि भारत का साथ हमेशा से फ्रांस ने दिया है, स्थिति चाहे कोई भी रही हो। फिलहाल हम तस्वीरें जो हैं वो लगातार दिखा रहे हैं वायुसेना की ताकत, और ये तस्वीरें और भी गौरवान्वित करती हुई, क्योंकि कर्तव्य पथ से भारत दिखा रहा है, पूरे विश्व को संदेश दे रहा है कि भारत अब वो भारत नहीं है। आज भारत आंखें दिखाना भी जानता है और सम्मान में आंखें झुका भी सकता है, लेकिन जब बात सैन्य ताकत की आती है, जब बात सांस्कृतिक विरासत की आती है, जब बात विकसित भारत की आती है, तो हर तरफ हर क्षेत्र में भारत गौरवान्वित होकर अपना परचम लहराता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं
और देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनुपम भी बने हुए हैं। डॉक्टर अनुपम, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। भारत और फ्रांस की मित्रता आज हम जो देख रहे हैं ये आज की नहीं, 1953 में पहली बार जब रक्षा सौदा हुआ वो देख लें, या 1998 में जिस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में परीक्षण किया गया था, परमाणु परीक्षण किया गया था, पश्चिमी देशों ने बैन लगा दिया था, लेकिन भारत के साथ उसका मित्र फ्रांस खड़ा रहा था। निश्चित तौर पर ट्रेडिशनल रूप से भारत और फ्रांस की जो दोस्ती है वो दिनों दिन प्रगाढ़ होती जा रही है। अभी हमने जुलाई के महीने में देखा था कि भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी बैस्टिल डे परेड में इनवाइट किए गए थे फ्रांस के अंदर, और वहां पर भारत की सेनाओं के कंटिंजेंट ने परेड भी करी थी। तो इसी से साबित होता है कि उस चीज को तुरंत पे बैक करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत का निमंत्रण स्वीकार किया और आज हमारे रिपब्लिक डे परेड का वो एक हिस्सा है, उसके मुख्य अतिथि हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि जैसे जैसे दिन बीतते गए भारत और फ्रांस की जो नजदीकियां हैं वो बढ़ती गई, और चूंकि हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, हमारे कॉमन फिनोमिनास हैं, लिबर्टी और समानता में दोनों देश बराबर विश्वास रखते हैं, लोकतांत्रिक गतिविधियों पर विश्वास रखते हैं, और वो चीज दोनों देशों को नजदीक लाती गई। रक्षा के क्षेत्र ही नहीं, अगर आप देखें क्लाइमेट चेंज के ऊपर भारत और फ्रांस बहुत नजदीक आए हुए हैं। भारत और फ्रांस की जो सामरिक समझ है वो काफी नजदीक हुई है। भारत और फ्रांस की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो निर्यात और निवेश का जो प्रोग्राम्स हैं वो भी बढ़े हैं। तो निश्चित तौर पर दोनों देश, भारत और फ्रांस, एक ही लाइन पर सोचते हैं, और गणतंत्र दिवस परेड हो चाहे बैस्टिल डे परेड हो, इन्होंने ये दिखाया है कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं भारत और फ्रांस और नजदीक आते जा रहे हैं। कॉमन गोल्स हैं, कॉमन परंपराएं हैं, कॉमन विचार हैं, और लोकतांत्रिक मर्यादाओं में जो एक दृढ़ विश्वास है वो दोनों देशों का है। तो इसी यही साबित करता है कि एक नेचुरल एलाइज है, और नेचुरल एलाइज को भी आज की दुनिया में बना करके रखना पड़ता है, और इस मामले में दोनों देश भारत और फ्रांस पूरी तरह से सफल रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ कर्नल जीएस सोढ़ी जी भी बने हुए हैं। सोढ़ी जी, आपसे आज समझना चाहेंगे, क्योंकि आज कर्तव्य पथ पर T-90 भीष्म टैंक भी दिखाई दिया, और कहीं ना कहीं ये भारतीय सुरक्षा को लेकर, भारतीय सुरक्षा बेड़े में हम कह सकते हैं एक और बड़ी उपलब्धि। क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए T-90 भीष्म टैंक जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्मर्ड व्हीकल है, एक टैंक है जिसके अंदर बहुत ज्यादा फायर पावर होती है, और कोई भी युद्ध में जब इसका इस्तेमाल होता है तो वो उस युद्ध का पूरा जो रुख होता है वो बदल सकता है। हमने देखा 2 साल पहले जो रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ उसमें रूस के टैंकों ने क्या अहम भूमिका निभाई, यानी कि जो आर्मर्ड वॉरफेयर है, मैकेनाइज्ड वॉरफेयर है, उसकी अहमियत हमेशा रहेगी। और T-90 का दिखाना एक बार फिर पूरी दुनिया को साबित करता है कि भारत के पास वो फायर पावर है, वो आर्मर्ड कैपेबिलिटीज हैं कि अगर किसी भी दुश्मन देश ने भारत के ऊपर आंख उठाई तो उसे एक मुंह तोड़ और करारा जवाब दिया जाएगा। ऐसे जब हम बख्तरबंद गाड़ियां या आर्मर्ड टैंक्स रिपब्लिक डे परेड में हम प्रदर्शन करते हैं, हम अपने देश के नागरिकों को एक संदेश भी देते हैं कि भारतीय सेना हर भारतीय नागरिक की हिफाजत के लिए 24 घंटे खड़ी है, और अगर कभी भी मौका पड़ा तो वो चूकेगी नहीं, हमेशा की तरह वो विजय होके ही वापस आएगी। बिल्कुल, और करुणी सिंह जी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज एक दोस्ती का अद्भुत नज़ारा तो दिखाई दिया ही, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और हम ये कहेंगे कि कल जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में भी उनके साथ मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं इस घनिष्ठता को और बढ़ाने की एक प्रक्रिया, हम इसे समझे एक प्रोसेस आगे बढ़ती हुई। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये आगे बढ़ेगी, क्योंकि भारत लंबे समय से सैनिक साजो सामान आयात करता रहा है। आज भारत का फोकस ये है कि स्वदेशीकरण किया जाए, और स्वदेशीकरण की तरफ काफी आगे बढ़ चुका है भारत। और केवल आगे नहीं बढ़ चुका, भारत निर्यात भी करना शुरू कर दिया है सैनिक साजो सामान का, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। फ्रांस से रफाल तो लिए हैं, लेकिन भविष्य में भारत ये चाहता है कि फ्रांस के सहयोग से हम भारत में ही एक स्वदेशी तरीके के विमान या और दूसरा साजो सामान निर्माण करें, और उसमें फ्रांस सबसे अच्छा सहयोगी हो सकता है। उसमें फ्रांस की एक मजबूरी भी हो सकती है, मैं मजबूरी वर्ड डेलिबरेटली यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका फ्रांस को आइसोलेट कर रहे हैं। जब इंडो पैसिफिक को लेके ब्रिटेन और फ्रांस ने ओकस किया और 5 आईज की बात की, तो फ्रांस को बिल्कुल पृथक रख दिया। तो
तो फ्रांस भारत के थ्रू इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें भारत का हित भी है और उसमें फ्रांस का हित भी है। तो दोनों मिल के भारत और फ्रांस नौसेना की दृष्टि से अपनी नौसेनाओं को मजबूत करके इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और उसमें ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं होगा कि ये कोई गुट बना रहे हैं। क्योंकि फ्रांस में जब भारत के प्रधानमंत्री ने वहां विजिट किया था तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया था, वी आर अलाइड, वी आर नॉट अलाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि हम मित्र हैं लेकिन हम गुटबाजी नहीं कर रहे हैं, कोई गुट नहीं है। वी आर अलाइड बट नॉट अलाइंड। तो ये फ्रांस का दृष्टिकोण है। तो फ्रांस और भारत अपना अलग से स्वायत्त दृष्टिकोण रखते हुए और भी देखिए कई मामलों में देखिए ये भी देखा जाता है कि भारत और फ्रांस दोनों के विचार एक से ही हैं। सोढ़ी साहब इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत और फ्रांस दोनों में कई चीजें जो है वो कॉमन है, चाहे आतंकवाद से निपटने की बात पर भारत का समर्थन करना हो, सौर ऊर्जा का मुद्दा हो, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो। भारत का फ्रांस ने हमेशा साथ दिया है, यहाँ पर भी, देश में भी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी। बिल्कुल, देखिए 2009 में हडसन इंस्टीट्यूट जो कि एक बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक है वॉशिंगटन में, उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत और फ्रांस की जो दोस्ती है वो इतनी अटूट है और आने वाले समय में और गहरी होगी। और हमने जब 1998 में फ्रांस के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की थी और हमने देखा कि उसके बाद हमारा साल प्रति साल फ्रांस के साथ रिश्ते और अच्छे होते रहे और गहरे होते रहे। इनफैक्ट जब हमारे न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में जो 1998 में हुआ था, उसके बाद अमेरिका और कई देशों ने हम पे प्रतिबंध लगाए, लेकिन फ्रांस ने हम पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि आज तक फ्रांस के किसी भी राजनेता ने या फ्रांस की मीडिया ने कभी भी भारत के बारे में गलत टिप्पणी नहीं की है। यानी कि ये चीज दर्शाता है कि फ्रांस में उनके नेताओं को नहीं बल्कि उनके आम नागरिकों, उनके मीडिया को भारत के लिए बहुत ज्यादा मान सम्मान है। और ये चीज हम जमीन पर भी ट्रांसलेट होते हुए देख रहे हैं। जब भारत को कोई भी चीज चाहिए होती है, फ्रांस हमेशा तैयार होता है। सिर्फ हमें सामान बेचता नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी भी देता है जो कि बाकी अन्य देश नहीं करते हैं। हमने हाल में ही फ्रांस के साथ सैफ्रन इंजन टेक्नोलॉजी साइन की, जिसके तहत भारत के अंदर ही ये फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इंजन्स बनेंगे, जो भारत बहुत दशकों से कोशिश कर रहा था बाकी देशों से टेक्नोलॉजी लेने के लिए, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन किसी ने नहीं की, फ्रांस ने की। ये एक बार फिर दिखाता है कि फ्रांस को भारत पे बहुत भरोसा है। हमारे और देखिए भरोसा ये दिखता भी रहा है। मैं डॉक्टर अनुपम आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरह सोढ़ी साहब ने बात की कि फ्रांस की जो मीडिया है उसने भी कभी टिप्पणी नहीं की, कोई अगर हम कहें मिनिस्टर्स भी टिप्पणी नहीं करते, लेकिन बदलते भारत की तस्वीरें इस कदर भी बदली हैं कि एक वक्त था कि भारत को आंखें दिखाई जाती थी, लेकिन आज अगर कोई भी देश हो, चाहे ब्रिटेन हो, मालदीव हो, कोई भी देश हो, कोई भी नेता हो, अगर भारत के खिलाफ किसी तरह की टिप्पणी की जाती है तो उनका अपना देश उन पर एक्शन ले लेता है। क्या ये बदलते भारत के साथ साथ मजबूत भारत और विश्व गुरु बनते भारत की तस्वीरें हैं? निश्चित तौर पर वक्त बदला है। 75 साल की जो गणतंत्र की जर्नी रही है वो एक लंबा सफर उसने तय कर दिया, और आज जो भारत है वो इस कंडीशन में इसी वजह से है क्योंकि हमने सिर्फ ताकत पर होना ही नहीं, ताकत को दिखाना भी सीख लिया है। क्योंकि दुनिया में सर्वाइवल आपका तभी हो सकता है जब आप ताकत पर होंगे भी और ताकत पर दिखेंगे भी। कई सारे देश आपके ऊपर निगाह लगा करके बैठे हुए हैं, आपके रिसोर्सेज के ऊपर ताक लगाए बैठे हैं। आपको उन रिसोर्सेज को हासिल भी रखना है, अपने पास रखना है, और साथ ही साथ अपनी ताकत को इस तरह से बढ़ाना है जिससे कि कोई आपके ऊपर टेढ़ी आंख ना दिखा सके। भारत ने ये काम किया है और भारत ने अपने लिए एक विजन सेट किया है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी का पूरा कार्यकाल देखें पिछले 10 वर्षों का, तो एक विजन सेट किया उन्होंने, और वो विजन है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र सिर्फ आर्थिक पैमाने पर ही नहीं, कल्चरल पैमाने पर भी, आध्यात्मिक रूप में से ही, और सैन्य तरीकों में भी, हर तरह से विकसित होना है। और विश्वगुरु क्या होता है? विश्वगुरु यही है कि आप दुनिया को एक तरीका दिखा सके। भारत वो तरीका दिखा रहा है, हर एक मोर्चे पर दिखा रहा है। चाहे आप क्लाइमेट चेंज की बात करें,
चाहे आप सांस्कृतिक धरोहरों की बात करें, चाहे आप आध्यात्मिक विकास की बात करें, हर जगह भारत दुनिया को इस समय रास्ता दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बड़ा अचीवमेंट है। 75 सालों में भारत ने कम से कम ये चीज कमाई है कि आज दुनिया उसकी ओर आंख टेढ़ी करके नहीं देख पाती है और बिना भारत के किसी का काम भी नहीं चल पाता है। भारत ने अपने वैज्ञानिकों के माध्यम से, अपनी युवाओं के माध्यम से, अपनी स्त्रियों के माध्यम से एक ऐसा पैमाना सेट कर दिया पूरी दुनिया में कि लोग अब उस लकीर के आसपास आना चाहते हैं। भारत की जो साइंटिफिक कैपेबिलिटीज है उसको आप ध्यान कीजिए, उस कैपेबिलिटी ने दुनिया को हैरान कर दिया है कि कैसे हम कम से कम बजट में चंद्रमा के ऊपर पैर रख लेते हैं, कैसे हम कम से कम बजट में सूर्य की ओर जाने की कोशिश करते हैं और वहां तक पहुंचने में सफल भी रहते हैं। तो ये वैज्ञानिक प्रगति है। हम ये भी दिखाते हैं कि 80-90 के दशक में दुनिया जब कंप्यूटरों से खेलना शुरू कर रही थी तो हमने सॉफ्टवेयर के इतने बड़े बड़े महारथी तैयार कर दिए कि आज दुनिया की तमाम सॉफ्टवेयर कंपनीज में, कंप्यूटर कंपनीज में सीईओज के पद पे भारतीय बैठे हुए हैं। तो ये हमारी क्षमता को दिखाता है और ये बताता है कि भारत किस तरह से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। लक्ष्य है 2047 तक विकसित देश बनना। जी बिल्कुल। करोड़ी जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है और आज कर्तव्य पथ पर महिला सशक्तिकरण साफ तौर पर दिखाई दिया, एक मैसेज है दुनिया के लिए कि भारत की बेटी सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी परचम फहराएगी। देखिए, भारत का समाज परंपरागत तरीके से प्रतिशतात्मक रहा है, लेकिन भारत के संविधान में जिस तरह की बातें कही गई प्रियम्बल में, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और सामाजिक और आर्थिक न्याय, और उसी संदर्भ में भारत ने संविधान की जो प्रियम्बल की ये चीजें हैं इस दिशा में बहुत आगे बढ़ा है। और आज जिस तरह से नारी शक्ति का प्रदर्शन हुआ है तो इससे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि महिलाओं के साथ अत्याचार या महिलाओं को सेग्रीगेट नहीं किया जाता है। पुरुष और स्त्री की समानता की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। उसमें फ्रांस को हम मानते हैं कि फ्रांस हमारे से आगे है, क्योंकि फ्रांस की जनता और भारत की जनता एक दूसरे के बहुत नजदीक है। मैं सोडी साहब ने जो जनता की नजदीकियों की बात की, उसका मैं बहुत पहले पेरिस गया तो वहाँ एक शोरूम था, उसमें था जयपुर सिल्क एम्पोरियम। तो मैंने सोचा जयपुर, मैं जयपुर से हूँ, मुझे यहाँ मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए इनसे। तो मैंने पूछा भाई जयपुर सिल्क एम्पोरियम क्यों है यहाँ? तो उन्होंने कहा कि देखिए फ्रांस का जन सामान्य है, कस्टमर है, वो जयपुर से ज्यादा अट्रैक्टेड है, ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। और इसलिए मैं भी जयपुर गया था तो मुझे जयपुर बहुत अच्छा लगा, मैंने जयपुर सिल्क एम्पोरियम बना लिया। तो जनता का आपस में लगाव होना, जन सामान्य का आपस में लगाव होना, ये दर्शाता है कि उससे बिजनेस भी प्रमोट होंगे, उससे दोस्ती भी बढ़ेगी और उससे दुनिया के लिए भी अच्छा संदेश देंगे। तो इस तरह की जो स्थिति है और भारत जिस तरह से न्याय के पथ पे आगे बढ़ रहा है और आज जिस तरह का भारत ने अपनी कैपेबिलिटीज का और अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया है, उससे भारत और फ्रांस ने, जो कि पिछली बार जब भारत के प्रधानमंत्री ने जुलाई में विजिट किया था फ्रांस, तो उन्होंने होराइजन 2047 रिलीज किया था और उसमें जो बातें बताई थी कि भारत और फ्रांस किस तरीके से आगे सहयोग करके और 2047 तक किस तरह से भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और उसमें फ्रांस किस तरह से सहयोगी हो सकता है, उसमें स्पष्ट रूप से एक रोड मैप, एक दिशा तय की हुई है। तो फ्रांस और भारत की जिस तरह की दोस्ती है, मेरे ख्याल से ऐसी दोस्ती और किसी देश के साथ भारत की नहीं है। और भारत भी ऐसी दोस्ती की ही मिसालें दी जाती हैं। डॉक्टर अनुपम, देखिए नींव तो पहले ही रख दी गई थी, लेकिन अगर हम आज के दौर में देखें और राष्ट्रपति मैक्रोन की बात करें तो लगता है कि राफेल सौदे को एक ऐसी मील माना जा सकता है कि तब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच जो संबंध थे वो और ज्यादा मजबूत हुए, क्योंकि राफेल की डील होती है, उसके बाद भारत से भी जाते हैं, वहां पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और अब आज आलम ये है कि राफेल के कुछ पुर्जे भारत में भी बनने लगे हैं। और राफेल के साथ साथ आप स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों को क्यों भूल जाते हैं? वो भी फ्रांस ने भारत के साथ समझौता किया है। बिग 29 जो कि हमारे आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के ऊपर उड़ान भर रहे थे, उनका साथ अब राफेल के मैरीन वर्जन भी देंगे।
ये 1-to-1 जो कांटेक्ट प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच में हुआ है, जो उनकी दोस्ती बढ़ी है, उसने दोनों देशों को जो पहले से ही नजदीक थे और नजदीक लाने में सफलता प्राप्त करी है। एक अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में मैन टू मैन जो कोलिजन होता है, जो उनका कोहेशन होता है, उसकी भी एक अलग भूमिका होती है। प्रधानमंत्री मोदी इस चीज के विशेषज्ञ माने जाते हैं कि वो बहुत जल्द दूसरे देशों के राष्ट्रपति के साथ अपना एक बेहतरीन रिश्ता बना लेते हैं और भारत की ताकत को वहां पर दिखा पाते हैं, भारत को ढंग से समझा पाते हैं, एक बेहतर बिजनेसमैन की तरह भारत को एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में बहुत सफल है और प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ जो उनका रिलेशन है वो दुनिया ने देखा हुआ है कि राफेल सौदा निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर है और उस राफेल सौदे के साथ साथ जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात है वो उससे भी बड़ी मील का पत्थर है, क्योंकि राफेल एक जबरदस्त विमान है, दुनिया ने देखा है। लेकिन इस जबरदस्त विमान की मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में ही होगी, उसे कलपुर्जे इंडिया में ही बनेंगे। इस तरह की डील को साइन कर पाना प्रधानमंत्री मोदी की सफलता है और भारत की ताकत को दिखाता है। निश्चित तौर पर दोनों देशों के बीच में परंपरागत रूप से बेहतर संबंध रहे हैं, लेकिन राफेल और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों ने इस रिश्ते को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। अब ये जो संभावना दिखाई दे रही है कि आगे चल करके भारत और फ्रांस के जो सामाजिक रिश्ते हैं वो दुनिया को दिशा भी दिखाएंगे, ये इस बात की प्रबल संभावना है। बिल्कुल, और एक ये दिशा दिखाई जा रही है क्योंकि सोडी जी अक्सर जो बात की जाती है आत्मनिर्भर भारत की, वो होती हुई दिख रही है। राफेल के पार्ट्स अगर भारत में बन रहे हैं तो क्या माना जाए आने वाले समय में सुरक्षा के जो उपकरण है वो भारत पूरी तरह से खुद पर ही निर्भर हो जाएगा और आने वाले दिनों में इसे सच होता एक बड़ा सपना माना जाए? देखिए, जब मैं दिसंबर 1991 में कमीशन हुआ इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर और मैं अपनी रेजिडेंट में गया, तब मैंने वहां देखा कि जितने भी हमारे हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट थे सारे विदेश में बनते थे। तो मेरे जहन में एक सवाल आया और मैंने अपने कई सीनियर से पूछा कि ये सारा हमारा सामान बाहर क्यों बनता है, हमारे देश के अंदर क्यों नहीं बनता है? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। लेकिन 2014 में जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री पहली बार बने, उन्होंने सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया का नारा दिया और वो इतना सफल हुआ हर सेक्टर में। और मैं डिफेंस के बारे में खास करके कहना चाहूंगा कि डिफेंस सेक्टर में इतना सफल हुआ कि पिछले साल हमने 19,000 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट किए, अपने लिए तो बनाए, हमने एक्सपोर्ट किए 85 देशों को। तो जो मैंने एज ए यंग ऑफिसर एक सवाल था मेरे जहन में और अब उसे पूरा होते हुए देखते इतने मेरे को गर्व महसूस होता है कि भारत आज अपने लिए भी हथियार बना रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। आने वाले समय में हम और हथियार बनाएंगे, हमारा जो अभी थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी है विदेश के देशों पे वो भी कम हो जाएगी। और फ्रांस जैसे अच्छे मित्र जो कि हमेशा भारत की मदद करने को तैयार हैं, हम इनकी मदद से भी आत्मनिर्भर भारत को और सक्षम करेंगे और सार्थक करेंगे। मैं डॉक्टर करोड़ी सिंह के पास आना चाहूंगी। डॉक्टर करोड़ी, देखिए कहावत है कि दोस्त का दोस्त दोस्त और दोस्त का दुश्मन दुश्मन। ऐसे में जब बात चीन की आती है, चीन हिंद महासागर में जिस तरह से लगातार भारत को आंखें दिखाने की कोशिश करता है, ऐसे में फ्रांस का साथ हमें हमेशा से मिला है। देखिए, ऐसा है कि भारत किसी को दुश्मन नहीं मानता है। कोई भारत को दुश्मन माने तो भारत को एक अनुक्रिया के रूप में भारत करता है। भारत किसी को दुश्मनी का दृष्टिकोण ही भारत का नहीं है, क्योंकि भारत के दर्शन में, भारत के वर्ल्ड व्यू में ये निश्चित है कि भारत वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है। तो भारत का जो विजन है, विजडम है, उसमें दुश्मनी की धारणा ही नहीं है। लेकिन जब कोई सामने दुश्मनी का दृष्टिकोण रखे तो भारत के सामने विकल्प नहीं रहता है। तो अभी जो फ्रांस का जिस तरह से कल फ्रांस के राष्ट्रपति का रेड कारपेट वेलकम हुआ एक लोकाचार के रूप में, अभी उत्सव है, उत्सव मना रहे हैं रिपब्लिक का, और गणतंत्र के उत्सव के बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ बहुत बड़ी टीम आई है। तो बहुत से समझौते भी, द्विपक्षीय समझौते होने की संभावना है और उन समझौतों में जिसको हम सीरियस बिजनेस कहेंगे, केवल उत्सव नहीं, उत्सव में तो केवल फ्रांस ने, भारत ने अपनी उपलब्धियों और कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया है। लेकिन अब जो बिजनेस होगा, जो नेगोशिएशंस होंगे, वो आगे की दिशा तय करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है 2030 तक भारत अपना स्वदेशीकरण के थ्रू अपने से जो सामान का, सैनिक सामान, साजो सामान में आत्मनिर्भर हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जो रक्षा विशेषज्ञ हैं मेरे को पैनलिस्ट,
वो इसके बारे में ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। लेकिन फ्रांस का सहयोग के साथ साथ अमेरिका के साथ भी बिल्कुल करोड़ी जी, फ्रांस का सहयोग भारत के साथ बहुत ज्यादा बना हुआ है। और अनुपम जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जिस तरह से फ्रांस और भारत की दोस्ती लगातार प्रगाढ़ होती दिख रही है, क्या संदेश इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखाई देता है? इस वक्त जो दुनिया के वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स है वो काफी खतरनाक दौर से गुजर रही है। आप देखें दुनिया कई कोनों में युद्ध हो रहे हैं और कई कोनों में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। यूक्रेन वार अभी शांत नहीं हुआ था कि हमास के साथ इजराइल की जंग चालू हो गई। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को सोचना पड़ेगा, रीअलाइन होना पड़ेगा और अपने आप को अलग अलग मुद्दों में बांधना पड़ेगा ताकि अपने फायदे निकाले जा सके। तो भारत एक ऐसा देश है जो परंपरागत रूप से किसी गुट का हिस्सा नहीं रहता है और यही भारत की सबसे बड़ी खासियत है। फ्रांस भले ही पश्चिमी ब्लॉक का एक देश माना जाता हो, वेस्टर्न ब्लॉक के में इसकी अहम भूमिका हो, लेकिन उसकी भारत के साथ मित्रता और वो भी लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर इस बात को सुनिश्चित करती है कि वेस्टर्न ब्लॉक अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल न कर पाए किसी भी इलाके में। तो भारत इस समय उस सिचुएशन में है कि वो वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक जो कि चाइना के नेतृत्व में उभर रहा है, उनको दोनों को बैलेंस कर सकता है। और भारत इस बार तटस्थ तो है, लेकिन वो तटस्थता ऐसी नहीं है कि भारत कुछ करता हुआ ना दिखे। भारत करता हुआ दिख रहा है, चीजों को समन्वित कर रहा है, भारत चीजों को साध रहा है और बड़ी शक्तियों को अगर वो बेहतर करना चाहती है, दुनिया के बेहतरी के लिए काम करना चाहती है, तो उनको प्रश्रय दे रहा है, उनको आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। लेकिन वही वो बड़ी शक्तियां जो कि इंसानियत का दुश्मन बनती हुई दिखाई दे रही हैं, भारत उनको काउंटर करने के लिए भी अपने आप को ताकतवर कर रहा है। तो भारत की ये बैलेंसिंग नीति है, ये वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत जरूरी है और भारत लगातार इस दिशा में काम कर रहा है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में युद्ध बिल्कुल जरूरी चीज नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री बिल्कुल, और इसकी प्रतिबद्धता ये बिल्कुल मैं इसी का जिक्र करने जा रही थी कि प्रधानमंत्री ने कई बार इसका जिक्र किया है कि युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है। मैं आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर सोढ़ी। देखिए, अगर हम आज देखें तो भारत का, क्योंकि जब भी जिक्र किया जाता है और जब भी जिक्र होता है भारत और फ्रांस के रिश्तों का, तो आपने देखा होगा कि भारत ने हर बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस का साथ दिया है। फ्रांस ने भारत का साथ दिया है, आतंकवाद से निपटारा हो या फिर अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात कर लें, तमाम मुद्दों पर साथ दिया गया है। लेकिन जब बात भारत के आंतरिक मुद्दों की आती है, धारा 370 हटाने पर जिस तरह से विदेशी मीडिया ने भी उसको एक मुद्दा बनाया था, ना सिर्फ भारत की, अगर हम विपक्ष की बात कर लें तो तब भी फ्रांस ने साथ दिया था भारत का। बिल्कुल, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि फ्रांस की मीडिया ने कभी भी भारत के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं की है और यही कारण क्योंकि मीडिया दो देशों के रिश्तों को अच्छा बनाने में या बुरा बनाने में एक अहम भूमिका निभाती है और फ्रांस की मीडिया ने कभी ना ऐसा किया ना ही वो करेगी, क्योंकि फ्रांस के हर नागरिक के अंदर भारत के लिए दिल से मान सम्मान है। और ये चीज हम पिछले कुछ सालों में देखी, जब पिछले साल फ्रांस ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चीफ गेस्ट बनाया था बैस्टिल डे परेड पे, और आज इमैनुअल मैक्रोन हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट हैं। तो यानी कि जो हमारी ये रिश्ते हैं ये कई सालों से चलते आए हैं और गहरे और अटूट होते आए हैं। मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल जब मोदी जी फ्रांस गए तब एक अहम डील साइन हुई जिसमें फ्रांस ने कहा कि हम भारत के अंदर एक MRO फैसिलिटी बनाएंगे, यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी, जिसमें राफेल लड़ाकू विमान सर्विस होंगे और जिसमें एयरबस A321 एयरक्राफ्ट भी सर्विस होंगे, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट सिर्फ लड़ाकू विमानों के लिए भी नहीं है, वो कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए भी है। और जब फ्रांस ने ऐसा किया तो पूरी दुनिया चकाचौंध रह गई, क्योंकि फ्रांस ऐसे जनरली कभी करता नहीं है। तो ये एक बार फिर दिखाता है कि फ्रांस और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं और इसमें जैसे मैंने पहले बताया अच्छे हैं। मैं डॉक्टर अनुपम आपसे भी एक चर्चा करना चाहूंगी कि अगर हम भारत और फ्रांस के रिश्तों की बात कर लें तो ना सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में बल्कि आर्थिक तौर पर भी हम देखते हैं कि दोनों देशों की जो साझेदारी है, लगभग 1000 कंपनियां हैं फ्रांस की जो कि भारत में ऑपरेट कर रही हैं। इसके साथ ही EU ट्रेड एग्रीमेंट पर जिस तरह से लगातार भारत और फ्रांस के बीच चर्चा चल रही है, ये दिखाता है कि आने वाले वक्त में ना सिर्फ रक्षा क्षेत्र बल्कि आर्थिक तौर पर भी दोनों देश एक दूसरे को मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं। पूरी तरह सहमत हूं आपसे इस बात पर कि भारत और फ्रांस की जो नजदीकियां हैं सिर्फ रक्षा क्षेत्र के लिए नहीं है, रक्षा क्षेत्र के अलावा आर्थिक क्षेत्र बड़ा मुद्दा था और उस मुद्दे पर दोनों देश बेहद नजदीक आ चुके हैं। और तीसरी चीज इसमें मैं और जोड़ूंगा, क्लाइमेट चेंज। दुनिया इस समय जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है
COP21 के बाद से भारत और फ्रांस एक दूसरे के बेहद नजदीक आए और ये नजदीकी ये दिखाती है कि दुनिया जो कि अमीर देश खासतौर पर जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए हमेशा बातें तो करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज लगभग जीरो होती है। उसमें भारत ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया और इन देशों को एक कड़े संदेश भी देना शुरू किया कि आपके लिए जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है और उसके ऊपर बात होनी चाहिए। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था और उस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में काफी देश एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ ही साथ फ्रांस जैसे देशों ने इस चीज को बहुत वेलकम किया है कि भारत ने एक ऐसा शुरुआत करी है। तो इस शुरुआत के बाद दुनिया को सोलर एनर्जी के बारे में सोचना पड़ा और आज अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के रूप में सोलर एनर्जी का बहुत बातें हो रही हैं। तो भारत और फ्रांस की यही नजदीकियां हैं जो इन जरूरी मुद्दों को विश्व पटल पर रखती हैं और विश्व इनके बारे में बात भी करता है, चिंता भी करता है और कदम उठाने के लिए मजबूर भी हो जाता है। यही भारत और फ्रांस की दोस्ती की बिल्कुल लगातार कहा जा सकता है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं। आप बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की सियासत में हलचल तेज हो चुकी है और कल नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, लगातार हो रही हलचल अब अपने रुख की ओर बढ़ती नजर आ रही है। तो कल नीतीश कुमार दे सकते हैं इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है और लगातार बिहार का सियासी पारा हाई था और इस वक्त ये बड़ी खबर, कल नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। पहले ही कहा जा रहा था कि विधानसभा भंग हो सकती है, लेकिन अब बिहार की सियासत में ये तेज होती हुई हलचल और कहा जा रहा है कि कल नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार थे नीतीश कुमार, लेकिन चुनाव से पहले रुख बदलता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से हलचल और उसके बाद कल लालू यादव की बेटी जिस तरह से ट्वीट करती है, उसने अंदेशा दे दिया था कि अब पलटवार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे साथ ओपी जी बने हुए हैं, न्यूज रूम से एडिटर हैं हमारे। ओपी जी, खबरें तो यही थी कि कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अब ये खबरें और पुख्ता होती नजर आ रही है। देखिए, बिहार में जो राजनीतिक हलचल चल रही है उससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार अब एनडीए के पाले में जा रहे हैं। बीजेपी ने अपने जितने भी बिहार में उसके सहयोगी दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, उनके इस बारे में सूचना दे दी गई है और इनको दिल्ली भी बुला लिया गया है बातचीत करने के लिए। उधर नीतीश कुमार ने भी अपनी पार्टी में संकेत दे दिए हैं, अपने विधायकों को बता दिया है और बिहार में बीजेपी और जेडीयू जल्द ही अपने विधायकों की बैठक बुलाने वाले हैं और इस फैसले के बारे में वो अवगत करा देंगे। तो कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार कल इस्तीफा दे देंगे या आज इस्तीफा दे सकते हैं, आज या कल तक इस्तीफा दे देंगे और 28 तारीख को नई सरकार का गठन हो सकता है। बिल्कुल, ये भी साफ कर दिया गया है कि फिलहाल लोकसभा चुनाव के साथ बिहार में चुनाव नहीं होंगे। बिहार में जो चुनाव हो तय समय पर होंगे और एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, ओपी जी, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कल तक खबरें ये भी आ रही थी कि लालू यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि 8 विधायकों को कहीं से तोड़कर अपनी सरकार बना लें, तो क्या ये कोशिश अब इस पर विराम लगता हुआ दिख रहा है? देखिए, नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह भी यही है। पिछले कुछ महीनों में 2 बार उन पे अटेम्प्ट किया जा गया है कि जेडीयू को तोड़ के तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आरजेडी ने भीतर खाने से ये कोशिश की कि जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़ के उनको इस तरफ ले आया जाए, उनमें विभाजन करा के और तेजस्वी को फिर से मुख्यमंत्री बना दे। तेजस्वी वहां पे डिप्टी सीएम है और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगातार लालू यादव जुगाड़ में लगे हुए हैं। ये खबर नीतीश कुमार को पता चलते ही उन्होंने सबसे पहले, आपको याद होगा, लल्लन सिंह को अपने पार्टी में के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनसे वहां उनको बाहर किया। उसके बाद खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और अब जब ये हाल पिछले कुछ दिनों में जो गतिविधि हुई है उसको देखते हुए नीतीश कुमार ने अब महागठबंधन से ही अलग होने का फैसला कर लिया है और अब वो एनडीए में फिर से शामिल हो रहे हैं और एनडीए के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाएंगे। ओपी जी, एक चीज और देखिए, जिस तरह हम देखते हैं कि पार्टी कोई भी हो लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि ऐसा रिस्क नहीं लिया जाएगा, केंद्र में जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि सूत्र ही है, लेकिन मुख्यमंत्री इस बार बीजेपी अपना बनाएगी। देखिए, अभी तक तो जो अगला बिहार का चुनाव है, जो बिहार के जो चुनाव होंगे विधानसभा के 2025 में, तब तक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे क्योंकि अभी सबसे पहले एनडीए को अपने लोकसभा चुनाव देखने हैं। पिछली बार चुनाव में बहुमत मिली थी, भारी बहुमत मिली थी एनडीए को और इस बार भी वो चाह रहे हैं कि वो केमिस्ट्री काम करे, इसीलिए वो नीतीश कुमार के जेडीयू के साथ मिलकर
लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और उस चुनाव के नतीजे को देखने के बाद यह तय होगा कि नीतीश कुमार आगे मुख्यमंत्री रहेंगे या उनमें बदलाव करने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव तक बीजेपी कोई बड़ा रिस्क नहीं लेगी, इस बात पे नहीं अड़चन डालेगी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल, देखिए रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि 24 का चुनाव भी है। बहुत शुक्रिया ओपी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि अहम विचार जो है वो साझा किए गए हैं, चर्चा की गई है। तो बिहार से इस वक्त की ये बड़ी खबर हमने आपको दिखाई गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।